सोचो, एक ऐसी कॉलोनी जहां बाहर से सब कुछ गुलाबों जैसा खूबसूरत दिखता है, जिसका नाम ही गुलाब कॉलोनी है। लेकिन उस कॉलोनी के अंदर रहने वाला हर एक इंसान एक शातिर मुजरिम है। कोई चोर है, कोई धोखेबाज है, तो कोई कातिल। एक ऐसी जगह जहां सबके पास एक डार्क पास्ट है, और इन सभी मुजरिमों को एक साथ एक ही जगह पर इकट्ठा करने वाले इंसान का एक रात उसी कॉलोनी के अंदर किसी भारी चीज से सिर फोड़कर बेरहमी से कत्ल हो जाता है। दोस्तों, आपने अगाथा क्रिस्टी की मिस्ट्रीज सुनी है, केगो हिगाशिनो की साइकोलॉजी देखी है, लेकिन आज हम जिस मास्टर डिटेक्टिव की दुनिया में उतरने जा रहे हैं, वो कोई आम डिटेक्टिव नहीं, बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा सत्यान्वेषी है, ब्योमकेश बख्शी। शारदिंदु बंद्योपाध्याय की लिखी हुई मास्टरपीस चिड़ियाखाना एक ऐसी नॉवेल है जिसमें सस्पेंस इतना डीप है, सस्पेक्ट्स इतने सारे हैं, और कत्ल का तरीका इतना शातिर है कि इसे सॉल्व करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। आज इस केस की फाइल को हम पूरी गहराई से एक एक पन्नों को खोलकर पढ़ेंगे। अपना दिमाग ओपन रखिए, क्योंकि इस चिड़ियाखाना के किस पिंजरे में कौन सा दरिंदा छुपा है, ये आखिर तक किसी को नहीं पता चलेगा। चैप्टर 1, मुजरिमों का चिड़ियाखाना यानी गुलाब कॉलोनी। हमारी कहानी शुरू होती है कोलकाता के बाहर एक बहुत ही बड़े और आलीशान एस्टेट से। इस एस्टेट को बनाया था एक रिटायर्ड जज निशानत सेन ने। निशानत सेन एक अजीब किस्म के इंसान थे। जिंदगी भर उन्होंने जज की कुर्सी पर बैठकर मुजरिमों को सजा सुनाई थी, लेकिन रिटायर होने के बाद उनके अंदर एक अजीब सी हमदर्दी पैदा हो गई। उन्होंने अपना एक बड़ा सा फार्म हाउस बनाया जिसका नाम रखा गुलाब कॉलोनी। उन्होंने समाज से ठुकराए गए, जेल से छूटे हुए और दागी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर अपने यहाँ पनाह देना शुरू किया। वो चाहते थे कि इन मुजरिमों को सुधारने का एक आखिरी मौका मिले। लेकिन आसपास के गांव वाले और लोग इस कॉलोनी को गुलाब कॉलोनी नहीं कहते थे। वो इस जगह को बुलाते थे चिड़ियाखाना, क्योंकि उनके हिसाब से निशानत सेन ने अलग अलग किस्म के जानवरों को एक जगह बांध कर रखा था। आइए, आपको इस चिड़ियाखाना के अजीब और गरीब जानवरों से मिलवाते हैं। नेपाल गुप्ता, एक एक्स प्रोफेसर जिसे यूनिवर्सिटी से एग्जाम पेपर लीक करने और जालसाजी के इल्जाम में निकाल दिया गया था। मुकुल, नेपाल गुप्ता की मासूम बेटी। ब्रजदास, एक ऐसा इंसान जिसने पास्ट में बहुत बड़ा गबन किया था, लेकिन अब वो दिन भर माला जपता है और अपने आप को एक बड़ा साधु दिखाता है। वो कॉलोनी का हिसाब किताब देखता है। मुश्किल मियाँ, एक खतरनाक गुंडा जो पहले कई बार मारपीट और चाकूबाजी में जेल जा चुका है, अब वो कॉलोनी का मोटर मैकेनिक और ड्राइवर है। पानुगोपाल, एक बहरा और गूंगा नौकर। डॉक्टर भुजंगदर दास, एक काबिल डॉक्टर जिसके पास भी एक डार्क पास्ट है, वो कॉलोनी की डिस्पेंसरी संभालता है। बनालक्ष्मी, एक बहुत ही खूबसूरत और रहस्यमयी औरत जो डिस्पेंसरी में डॉक्टर की मदद करती है और सबसे अलग थलग रहती है। और इन सब के बीच रहते थे खुद निशानत सेन, उनकी बहुत ही जवान दूसरी पत्नी दमयंती और उनका जवान भतीजा बिजॉय। ये कॉलोनी एक टाइम बम थी और इस बम का फटना तय था। चैप्टर 2, एक तस्वीर और खौफ। एक दिन कोलकाता के हिरसन रोड पर स्थित ब्योमकेश बख्शी के घर की कॉल बेल बजती है। ब्योमकेश और उनके दोस्त अजीत ड्राइंग रूम में बैठे थे। दरवाजा खुलता है और अंदर आते हैं रिटायर्ड जज निशानत सेन। निशानत सेन के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो ब्योमकेश के सामने बैठते हैं और अपने बैग से एक पुरानी कटी हुई फिल्म मैगजीन की फोटोग्राफ निकालकर टेबल पर रख देते हैं। वो फोटो एक बहुत ही खूबसूरत और ग्लैमरस बंगाली फिल्म एक्ट्रेस की थी, सुनैना। ब्योमकेश पूछते हैं, ये फोटो किसकी है और आप इसे मुझे क्यों दिखा रहे हैं?
निशानत सेन एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो ब्योमकेश के कान खड़े कर देती है। ब्योमकेश बाबू, ये सुनैना एक मामूली एक्ट्रेस नहीं है। कुछ साल पहले इस औरत ने अपने हुस्न के जाल में एक बहुत अमीर मारवाड़ी ज्वेलर को फंसाया था। उसने उस आशिक का बेरहमी से कत्ल किया, उसके सारे हीरे जवाहरात और पैसे लूटे और रातों रात गायब हो गई। पुलिस उसे आज तक ढूंढ नहीं पाई। ब्योमकेश फोटो को गौर से देखते हुए पूछते हैं, तो इसमें मैं क्या करूं? क्या आप चाहते हैं मैं उसे ढूंढूं? निशानत की आवाज कांपने लगती है। नहीं ब्योमकेश बाबू, मुझे उसे ढूंढना नहीं है। मुझे डर है कि वो खूनी औरत सुनैना भेस बदल कर मेरी कोलाब कॉलोनी में मेरे इन्हीं लोगों के बीच छुप कर रह रही है। किसी ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया है। कोई है जो इस कॉलोनी का बैलेंस बिगाड़ रहा है। मैं चाहता हूं आप आकर चुपके से इन्वेस्टिगेशन करें कि इस फोटो वाली औरत और मेरी कॉलोनी की किस औरत के बीच कनेक्शन है। ब्योमकेश केस ले लेते हैं, लेकिन ब्योमकेश को वहां जिंदा इन्वेस्टिगेशन करने का मौका ही नहीं मिलता। ठीक 3 दिन बाद ब्योमकेश के पास एक फोन कॉल आता है। फोन कॉलोनी के डॉक्टर भुजंगधर का था। आवाज घबराई हुई थी। ब्योमकेश बाबू, अनर्थ हो गया है। निशानत सेन का कत्ल हो गया है। चैप्टर 3, पहला कत्ल यानी द लॉक्ड रूम मिस्ट्री। ब्योमकेश और अजीत तुरंत गोलाब कॉलोनी पहुंचते हैं। वहां का मंजर खौफनाक था। पुलिस ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ब्योमकेश की बहुत इज्जत करता था और उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने देता है। निशानत सेन की लाश उनके स्टडी रूम में पड़ी थी। किसी भारी और गोल हथियार से उनके सिर पर पीछे से इतनी जोर से वार किया गया था कि उनकी खोपड़ी बुरी तरह फट चुकी थी। खून पूरे कारपेट पर फैला हुआ था। लेकिन इस मर्डर में 3 सबसे कंफ्यूजिंग चीजें थीं। पहली, हथियार। कत्ल जिस हथियार से हुआ था वो कमरे में कहीं नहीं था। कातिल उसे अपने साथ ले गया था। दूसरी, कमरा अंदर से लॉक नहीं था, लेकिन खिड़कियां खुली थी, यानी कातिल किसी भी रास्ते से आ सकता था। तीसरी, मकसद। कमरे से किसी भी तरह के पैसे, गहने या कीमती चीज की चोरी नहीं हुई थी, यानी कत्ल चोरी के इरादे से नहीं बल्कि किसी डीप पर्सनल मोटिव या राज छुपाने के लिए किया गया था। ब्योमकेश ने सबसे पहले उस गूंगे और बहरे नौकर पानु गोपाल से इशारे में बात की। पानु गोपाल ही वो शख्स था जिसने सबसे पहले लाश देखी थी। पानु गोपाल ने इशारों में बताया कि रात के करीब 10 बजे उसने निशानत सेन की स्टडी रूम की लाइट जलती हुई देखी। जब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो मालिक खून में लथपथ जमीन पर पड़े थे। ब्योमकेश जब लाश और कमरे का मुआयना करते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि ये कॉलोनी सच में एक चिड़ियाखाना है। यहाँ रहने वाले हर एक इंसान के पास कत्ल करने का एक बहुत स्ट्रांग मोटिव था। आइए अब सस्पेक्ट से मिलते हैं। चैप्टर 4, पूछताछ और सबके मकसद। सस्पेक्ट नंबर 1, बिजॉय, भतीजा। ब्योमकेश सबसे पहले भतीजे बिजॉय को बुलाते हैं। बिजॉय बहुत गुस्से में था। ब्योमकेश को अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि बिजॉय एक्स प्रोफेसर नेपाल गुप्ता की बेटी मुकुल से सच्चा प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन निशानत सेन इस शादी के सख्त खिलाफ थे। वो नेपाल गुप्ता को एक फ्रॉड मानते थे और नहीं चाहते थे कि उनका भतीजा एक मुजरिम की बेटी से शादी करे। निशात ने बिजॉय को धमकी दी थी कि अगर उसने मुकुल से शादी की तो वो उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। इसका मोटिव था प्रॉपर्टी और प्यार। क्या बिजॉय ने अपने रास्ते के कांटे को हटा दिया? सस्पेक्ट नंबर 2, नेपाल गुप्ता, कड़वा एक्स प्रोफेसर। नेपाल गुप्ता के अंदर निशानत सेन के खिलाफ एक जहर भरा हुआ था। उसने ब्योमकेश से कहा, निशानत कोई देवता नहीं था। वो हम पर एहसान नहीं कर रहा था। वो सिर्फ अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए हम मुजरिमों को अपने यहाँ रखता था ताकि वो खुद को महान समझ सके। नेपाल को पता था कि निशानत उसकी बेटी की शादी बिजॉय से नहीं होने देगा। इसका मोटिव था अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए
और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कत्ल। सस्पेक्ट नंबर 3, ब्रजदास। ढोंगी साधु। ब्रजदास हाथ में माला लिए राम राम जपते हुए आया, पर ब्योमकेश ने कॉलोनी की अकाउंट्स डायरी चेक कर ली थी। ब्रजदास ने अपनी पुरानी आदत से मजबूर होकर कॉलोनी के अकाउंट्स में गबन किया था और निशानत सेन ने उसकी ये चोरी पकड़ ली थी। निशानत अगले ही दिन उसे पुलिस के हवाले करने वाले थे। इसका मोटिव था जेल जाने से बचने के लिए कत्ल। सस्पेक्ट नंबर 4, दमयंती। खूबसूरत जवान पत्नी। दमयंती की उम्र निशानत से आधी थी। जब ब्योमकेश ने उससे बात की तो दमयंती रो रही थी, पर उसकी आंखों में दुख से ज्यादा एक डर था। ब्योमकेश का दिमाग चलने लगता है, क्या कॉलोनी में दमयंती का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था? क्या उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने अमीर बूढ़े पति को रास्ते से हटा दिया ताकि आजादी और दौलत मिल सके? इस चिड़ियाखाना में हर जानवर के मुंह पर खून लगा था। लेकिन तभी ब्योमकेश को एक बहुत बड़ा क्लू मिलता है जो केस को पलट देता है। चैप्टर 5, गायब हथियार और असली साजिश। ब्योमकेश इस बात से परेशान थे कि कातिल ने आखिर किस चीज से सिर फोड़ा था और वो हथियार कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते ब्योमकेश और पुलिस कॉलोनी के मोटर गैराज तक पहुंचते हैं, जिसे मुश्किल मियां संभालता था। गैराज के अंदर कार टूल्स के बीच एक भारी लोहे का जैक हैंडल रखा हुआ था। ब्योमकेश उस हैंडल को गौर से देखते हैं। पूरा गैराज धूल और तेल से भरा था, लेकिन वो अकेला जैक हैंडल एकदम साफ था। उसे बहुत अच्छे से धोया गया था। पुलिस तुरंत मुश्किल मियां को पकड़ लेती है। पुलिस को लगता है केस सॉल्व हो गया। मुश्किल मियां का क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उसने ही अपने टूल से कत्ल किया होगा। लेकिन ब्योमकेश पुलिस को रोकते हैं। नहीं इंस्पेक्टर, ये जैक हैंडल कत्ल का हथियार जरूर है, पर मुश्किल मियां कातिल नहीं है। अजीत पूछता है, पर क्यों ब्योमकेश? ब्योमकेश मुस्कुराते हैं, क्योंकि मुश्किल मियां एक प्रोफेशनल गुंडा है। अगर वो कत्ल करता तो वो हथियार को धोकर वापस अपनी ही दुकान में नहीं रखता जहां वो सबसे पहले पकड़ा जाए। असली कातिल बहुत शातिर है। उसने जानबूझकर मुश्किल मियां के गैराज से हैंडल उठाया, कत्ल किया और हैंडल धोकर वापस यहीं रख दिया ताकि पुलिस का पूरा शक मुश्किल मियां पर चला जाए। कातिल ने हमें बेवकूफ बनाने के लिए एक सेटअप तैयार किया था। कातिल एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था, लेकिन उस कातिल से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। एक ऐसी गलती जिसने कॉलोनी में मौत का नंगा नाच शुरू कर दिया। चैप्टर 6, दूसरा कत्ल, गूंगा बहरा गवाह। ब्योमकेश केस की कड़ियां जोड़ ही रहे थे कि अगले ही दिन कॉलोनी में एक और भयानक कत्ल हो जाता है, और इस बार लाश मिलती है उस बहरे और गूंगे नौकर की, पानुगोपाल। पानुगोपाल को ठीक उसी तरह मारा गया था जैसे निशानत सेन को उसका सिर भी किसी भारी चीज से फोड़ा गया था। लेकिन एक बहरे गूंगे नौकर को कौन मारेगा? उसका तो किसी से कोई झगड़ा ही नहीं था। यहीं पर ब्योमकेश की सत्यान्वेष नजर आग की तरह चलती है। ब्योमकेश अजीत से कहते हैं, अजीत, हम सब कितने बेवकूफ थे। पानुगोपाल गूंगा और बहरा जरूर था, पर वो अंधा नहीं था। कत्ल की रात पानुगोपाल ने कातिल को निशानत सेन के कमरे से बाहर आते हुए देख लिया था। क्योंकि वो बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने चुपके से कातिल को इशारे से ब्लैकमेल करना शुरू किया कि मुझे पैसे दो, वरना मैं सबको इशारे से सच बता दूंगा। एक कातिल जिसने अपने राज को छुपाने के लिए निशानत को मारा, वो एक ब्लैकमेल करने वाले नौकर को कैसे जिंदा छोड़ता? इसीलिए कातिल ने पानुगोपाल को अकेले में पकड़ा और उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। ये दूसरा कत्ल ब्योमकेश के लिए सबसे बड़ा सबूत था कि कातिल कॉलोनी के बाहर का नहीं, अंदर का ही कोई रेस्पेक्टेबल इंसान है, जिसे पानुगोपाल का इशारा समझ में आता था और जिसे अपना राज खुलने का डर था। चैप्टर 7, ऑडियो डायरी और रहस्यमयी बनालक्ष्मी। ब्योमकेश को अचानक याद आता है कि निशानत कत्ल से पहले उनके पास क्यों आए थे सुनैना। ब्योमकेश इन्वेस्टिगेशन का फोकस वापस सुनैना की फोटोग्राफ पर लाते हैं।
कॉलोनी में सिर्फ एक ही ऐसी औरत थी जो सस्पिशियस थी, बनालक्ष्मी। बनालक्ष्मी डॉक्टर भुजंगधर की डिस्पेंसरी में काम करती थी। वो बहुत खूबसूरत और रहस्यमयी थी, लेकिन जब ब्योमकेश सुनैना की फोटो और बनालक्ष्मी को कंपेयर करते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। बनालक्ष्मी उस एक्ट्रेस सुनैना जैसी कहीं से भी नहीं दिखती थी। ना चेहरा सेम था, ना नाक, ना रंग। लेकिन ब्योमकेश ने निशानत सेन के स्टडी रूम में एक ऐसी चीज नोटिस की थी जिसने पूरे गेम को पलट दिया। द मिसिंग डिक्टाफोन टेप। निशानत सेन की टेबल पर एक पुराना डिक्टाफोन रखा था जिसकी वायर कटी हुई थी और अंदर का टेप गायब था। कातिल कत्ल करने के बाद किसी भी हीरे जवाहरात को हाथ नहीं लगाता, लेकिन एक आम से वॉइस टेप को चुराकर जला देता है। क्यों? ब्योमकेश अजीत को इसका राज बताते हैं। अजीत, निशानत सेन की एक आदत थी। वो अपनी पर्सनल डायरी कागज पर लिखते नहीं थे, बल्कि उस डिक्टाफोन में अपनी आवाज में रिकॉर्ड करते थे। कत्ल की रात निशानत सेन ने उस टेप में अपनी आवाज में ये रिकॉर्ड कर दिया था कि मुझे पूरा यकीन हो गया है कि बनालक्ष्मी ही सुनैना है और कॉलोनी का एक आदमी उसकी मदद कर रहा है। मैं कल ही पुलिस को बुलाने वाला हूं। अगर कातिल वो टेप नहीं चुराता तो निशानत सेन की आवाज ही उसकी सबसे बड़ी गवाह बन जाती। कातिल ने उस ऑडियो डायरी को हमेशा के लिए मिटा दिया। लेकिन निशानत सेन को बनालक्ष्मी पर शक कैसे हुआ जबकि उसके चेहरे का सुनैना से कोई मैच ही नहीं था? तब ब्योमकेश के दिमाग में एक चिंगारी जलती है। ब्योमकेश डॉक्टर भुजंगधर की मेडिकल डिग्री और बैकग्राउंड चेक करते हैं। पता चलता है कि डॉक्टर भुजंगधर कोई आम डॉक्टर नहीं था, वो एक प्लास्टिक सर्जन था। चैप्टर 8, द मेडिकल मास्टर क्लास, यानी न बदलने वाला सबूत। ब्योमकेश अजीत को पूरे खेल का लॉजिक समझाते हैं। अजीत, सुनैना ने एक अमीर आदमी का खून किया और उसके पास लूटे हुए हीरे थे। वो जानती थी पुलिस उसकी तस्वीर लेकर उसे पूरे देश में ढूंढ रही है। उसे एक नई आइडेंटिटी चाहिए थी और कॉलोनी में उसे नया चेहरा कौन दे सकता था? डॉक्टर भुजंगधर। सुनैना बनालक्ष्मी बनकर यहाँ आई। डॉक्टर भुजंगधर ने उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की, उसके गाल, उसकी नाक, उसका रंग सब बदल दिया। अजीत हैरान होकर पूछता है, पर ब्योमकेश, अगर चेहरा पूरी तरह बदल गया था तो निशानत सेन को शक कैसे हुआ? ब्योमकेश मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आवाज अजीत, आवाज। बनालक्ष्मी ने डिस्पेंसरी में कोई गीत गुनगुनाया होगा। प्लास्टिक सर्जरी तुम्हारा चेहरा बदल सकती है, पर तुम्हारी वोकल कॉर्ड्स और तुम्हारी आवाज का टेक्सचर नहीं बदल सकती। निशानत सेन ने वो आवाज सुन ली और उन्हें सुनैना की याद आ गई। लेकिन ब्योमकेश के पास एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उनके पास ये साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था कि बनालक्ष्मी ही सुनैना है। प्लास्टिक सर्जरी के बाद पुलिस के सामने यह साबित करना लगभग नामुमकिन था। तब ब्योमकेश एक मेडिकल एनाटॉमी की बुक निकालते हैं और एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो इन्वेस्टिगेशन हिस्ट्री का मास्टर स्ट्रोक है। ब्योमकेश कहते हैं, अजीत, दुनिया का कोई भी प्लास्टिक सर्जन तुम्हारी आंख, नाक, होंठ सब बदल सकता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में एक हिस्सा ऐसा होता है जिसको प्लास्टिक सर्जरी से बदलना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बिना उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय किए। अजीत पूछता है, वो क्या है? ब्योमकेश सुनैना की फोटोग्राफ निकालते हैं और उस पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखते हैं। इंसान के कान। इंसान के कान के अंदर की जो कार्टिलेज और आकार होते हैं वो फिंगरप्रिंट्स की तरह यूनिक होते हैं। चेहरा बदला जा सकता है, पर कान के वो छोटे छोटे फोल्स नहीं बदले जा सकते। ब्योमकेश ने बनालक्ष्मी को बुलाया और चुपके से उसके कान को नोटिस किया। और दोस्तों, बनालक्ष्मी के कान का आकार सुनैना की फोटोग्राफ वाले कान से 100% मैच कर गया था। बनालक्ष्मी ही वो कातिल एक्ट्रेस सुनैना थी। चैप्टर 9, द ग्रैंड रिवील और डॉक्टर का पर्दाफाश। ब्योमकेश अब पूरी कहानी
और दोनों मर्डर्स का मोटिव समझ चुके थे। उन्होंने सभी सस्पेक्ट्स को बिजॉय, नेपाल गुप्ता, ब्रजदास, दमयंती, बनालक्ष्मी और डॉक्टर भुजंगधर को ड्राइंग रूम में इकट्ठा किया। कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा था। ब्योमकेश बोलना शुरू करते हैं। आप सब लोगों को लगता है कि आपके मोटिव सबसे बड़े थे। बिजॉय की प्रॉपर्टी, ब्रजदास का फ्रॉड, नेपाल गुप्ता का ईगो। लेकिन नहीं। ब्योमकेश घूमकर डॉक्टर भुजंगधर की आंखों में देखते हैं। कत्ल इस कॉलोनी के एक ऐसे शख्स ने किया है जिसे हम सब भगवान का रूप समझते थे, एक डॉक्टर। सब लोग हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर भुजंगधर के चेहरे पर पसीना आने लगता है। ब्योमकेश आगे कहते हैं, भुजंगधर, तुमने इस कातिल औरत सुनेहा का चेहरा बदला। तुम्हें लगा कि तुम एक खूनी औरत को पनाह देकर उसके लूटे हुए हीरों और पैसों पर राज करोगे। बनालक्ष्मी तुम्हारे ब्लैकमेल में फंस चुकी थी। लेकिन जब निशानत सेन को बनालक्ष्मी की आवाज सुनकर शक हो गया तो उन्होंने अपना शक ऑडियो डायरी में रिकॉर्ड कर लिया। तुम्हें पता चल गया था कि अगर निशानत जिंदा रहा तो तुम और बनालक्ष्मी दोनों फांसी पर लटकोगे। ब्योमकेश पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट करते हैं। उस रात तुमने मुश्किल मियाँ के गैराज से जैक हैंडल उठाया, खिड़की के रास्ते निशानत के कमरे में गए। तुमने उनका सिर फोड़ा, ऑडियो डायरी वाला टेप निकाला और उसे जला दिया। हैंडल वापस गैराज में धोकर रख दिया ताकि इल्जाम मुश्किल मियाँ पर आए। तुम्हें लगा तुम्हारा मास्टर प्लान सफल हो गया, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब थी। पानुगोपाल ने तुम्हें कमरे से बाहर आते हुए देख लिया। जब पानुगोपाल ने तुम्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया तो तुम्हारे अंदर का शैतान फिर जाग उठा और तुमने उस मासूम बहरे नौकर को भी मौत के घाट उतार दिया। पर तुम भूल गए कि तुम्हारा सामना पुलिस से नहीं, सत्यान्वेषी ब्योमकेश बख्शी से था। डॉक्टर भुजंगधर को समझ आ गया था कि उसका खेल पूरी तरह खत्म हो गया है। उसने अचानक जेब से जहर की शीशी निकाली और पीने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछे से झपट्टा मार के उसे पकड़ लिया। बनालक्ष्मी, जो असल में सुनैना थी, वो वहीं जमीन पर गिरकर रोने लगी। उसने खून किया था और प्लास्टिक सर्जरी जैसी एडवांस साइंस भी उसके पाप को छुपा नहीं पाई। चैप्टर 10, निष्कर्ष यानी चिड़ियाखाना का असली मतलब। डॉक्टर भुजंगधर बनालक्ष्मी को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। बाकी के सस्पेक्ट्स चैन की सांस लेते हैं। बिजॉय और मुकुल आपस में मिल जाते हैं। निशानत सेन ने जिन जानवरों को पनाह दी थी वो असल में जानवर नहीं, बस भटके हुए इंसान थे जिन्हें सुधारने का मौका मिल गया। असली दरिंदे तो वो थे जो सफेद कपड़ों में डॉक्टर और मासूम औरत का नकाब पहनकर घूम रहे थे। ब्योमकेश अजीत के साथ वापस कोलकाता लौट आते हैं। रास्ते में अजीत ब्योमकेश से कहता है, यार ब्योमकेश, निशानत सेन ने सच में एक चिड़ियाखाना बनाया था। वहां हर इंसान किसी न किसी जानवर जैसा था। ब्योमकेश एक गहरी सांस लेते हैं, सिगरेट जलाते हैं और एक ऐसी लाइन कहते हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच है। अजीत, चिड़ियाखाना सिर्फ उस कोलाब कॉलोनी नहीं है, चिड़ियाखाना इस पूरी दुनिया में है। हम सबके अंदर एक जानवर छुपा हुआ है। किसी के अंदर लालच का भेड़िया है, किसी के अंदर गुस्से का शेर, तो किसी के अंदर धोखे का सांप। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने अंदर के जानवर को पिंजरे में बंद रखना सीख जाते हैं और कुछ लोगों का जानवर पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाता है और फिर उसे रोकने के लिए एक शिकारी की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, शारदिंदु बंद्योपाध्याय की ये मास्टरपीस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा आईना है। एक इंसान अपनी आइडेंटिटी बदल सकता है, अपना चेहरा बदल सकता है, लेकिन अपने किए हुए पाप और अपने कान के निशान कभी नहीं बदल सकता। आपको इस केस की सबसे माइंड ब्लोइंग डिडक्शन कौन सी लगी? पानुगोपाल के ब्लैकमेल का ट्विस्ट, ऑडियो डायरी का राज या कान वाली प्लास्टिक सर्जरी की पकड़? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको डिटेक्टिव डायरीज हिंदी की ये डीप
और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सस्पेंस में। तब तक अपने आसपास के जानवरों को पहचानना सीखिए। क्या आप